Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, कॉमर्स क्लास 12th ISC का पहला वीडियो हम लेकर आने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस साल आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड वन शॉट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसका मतलब है आपको भटकने की यहां वहां कोई जरूरत नहीं है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी का फंडामेंटल आपको पोस्ट कर दिया है, इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर पोस्ट कर दिया है और आज बिजनेस एनवायरनमेंट की बारी है। तो बच्चा बाड़ी, बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड सिलेबस के साथ, रोज प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई करनी है, तो आप स्पार्टन्स जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह पर्टिकुलर कोर्स डेडिकेटेड है आईएससी स्टूडेंट्स के लिए ही, तो और किसी बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ाई नहीं होगी, डेडिकेटेड आईएससी बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई होने वाली है। 5 PM to 7 PM इसकी क्लास चलेंगी, मंडे से लेकर फ्राइडे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज यू विल गेट माय स्टडी मटेरियल विद इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। दैट मींस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की किताब अब आपको डिलीवर होगी। बिजनेस स्टडीज अब 11th में हो गया है, ठीक है ना। सिमिलरली आपको 2 माइंड मैप्स भी घर पर डिलीवर किए जाएंगे और इसका प्राइस मात्र 10,000 रुपीज है फॉर द एंटायर ईयर। भाई, तो पर मंथ का कॉस्ट निकालोगे ना तो 1,000 रुपए या 800 रुपए भी नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चा बाड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सपना यह है कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ मुझे कॉलेज की भी तैयारी करनी है, बीड एसआरसीसी, बीड आईएम्स, तो आपके लिए फतेह कोर्स में एनरोल करना है। स्पार्टन से फतेह में बस ये डिफरेंस है कि फतेह के अंदर आपको एंट्रेंस की क्लासेस कराई जाएंगी, सैटरडे एंड संडे कराई जाएंगी, एंड इसके अंदर 10 बुक सेट्स आपको डिलीवर होने वाले हैं। भाई साहब, बहुत ज्यादा किताब होंगी, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल जो आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर कोर्स इज ऑल्सो ओनली फॉर आईएससी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो बच्चा बाड़ी, शुरू करते हैं। और आप एप्लीकेशन को मेरे डाउनलोड कर लो, बिकॉज हर सब्जेक्ट के जो भी कंटेंट है मैं फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड करता रहता हूं। फ्री स्टडी मटेरियल एक्सेस कैसे करोगे? यहां पर क्लिक करेंगे और ये फोल्डर मिलेगा आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाला। वहां पर जाके आप इस साल जितनी भी मैं पीपीटी, जितना भी कंटेंट देने वाला हूं, डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज फ्री फॉर एवरीबॉडी। चलें शुरू किया जाए और स्वागत है आपका शुभम बेकरी कॉर्नर के अंदर। हम बात करने जा रहे हैं, मेरी जान, ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस की वर्किंग को इंपैक्ट डालें, बिजनेस की वर्किंग पर इफेक्ट डालें, उसे हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। एग्जाम में क्या लिखना है? एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे इवेंट्स, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे लीगल हो, चाहे सोशल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, वो सारे इवेंट्स जो बिजनेस की वर्किंग पर इंपैक्ट डालेंगे, उन्हें हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हर बार मैं ये एक बेकरी का एग्जांपल देता हूं, इस बार मैं शुभम बेकरी कॉर्नर का एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरी एक बेकरी है और इस बेकरी में मैं वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स बनाता हूं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर किस चीज का इंपैक्ट आएगा? सप्लायर्स का इंपैक्ट, कस्टमर्स का इंपैक्ट, कॉम्पिटिटर्स का इंपैक्ट। सिमिलरली लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हैं, पॉलिटिकली हम कितना सही है, कितना इंपैक्टेड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाल रही होंगी और ये सारी चीजें कंप्राइज करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। अब बेटा जी हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते आईएससी में। ज्यादा से ज्यादा आपको इस चैप्टर से केस स्टडीज, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। अगर आपको भी एक ऐसी वर्कशीट चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, जिसकी मैं वर्कशीट अपलोड कर दूंगा फ्री स्टडी मटेरियल में, जिसको आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। उसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलो अब बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और इस टॉपिक से आपको पक्का केस स्टडी मिलने वाली है। सबसे पहली बात क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? एक तो देखो, बिजनेस में एक होती है इंटरनल फोर्सेस जो बिजनेस के अंदर से रिएक्ट करती हैं, जैसे कि ओनर्स हो गए, ठीक है ना। और अगर बिजनेस के बाहर की फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो उसको हम एक्सटर्नल फोर्सेस बोलेंगे। एक्सटर्नल फोर्स के अंदर कौन कौन आ जाएगा बेटा? कस्टमर्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। तो सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस एंटरप्राइज, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर हैं लेकिन बिजनेस को इंपैक्ट डालते हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर डालेंगे। फिर यहां पर लिखा है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जनरल फोर्सेस भी आती हैं और स्पेसिफिक फोर्सेस भी आती हैं।
अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा, मालिक ये जनरल और स्पेसिफिक फोर्स होता क्या है? मैंने यहां पर लिख दिया। जनरल फोर्सेस का मतलब होता है इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। और स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है कि जनरल फोर्सेस क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है, और ये दोनों ही फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट में लागू होती है। मतलब दोनों ही फोर्सेस बिजनेस को गवर्न करती हैं बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। इंटर रिलेटेडनेस, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है। इंटर रिलेटेडनेस, इसके रिलेटेड बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम पे और आजकल फेमस भी हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक एडवर्टीजमेंट रिसेंटली आजकल आपने देखा होगा, बहुत हेल्थ 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 के ऊपर पॉडकास्ट बनने लगे हैं। हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की प्रोटीन खाना बड़ा जरूरी है भाई साहब, प्रोटीन नहीं खाएंगे तो कमर दुखने लगेगी या व्हाटएवर, व्हिच इज आल्सो करेक्ट आल्सो। तो लोगों ने हेल्थ के बारे में बात करना शुरू हुई किया, जिसकी वजह से हेल्दी प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड आने लगी। तुम समझ रहे हो इंटर रिलेटेडनेस क्या है? इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। मैंने एग्जांपल दिया है, हेल्थ केयर की बात की, जिससे हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी। लोग बोल रहे हैं बाल झड़े जा रहे हैं, भाई साहब ट्राया इस्तेमाल कर लो। तो बाल झड़ने की एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन हुआ, ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं उनकी मार्केट में डिमांड बढ़ने लग गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होता है आपके शरीर के लिए। विटामिन सी मार्केट में सीरम के रूप में आने लग गया। तो कहने का मतलब क्या है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अगला क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी जो वो चीज जो आसानी से समझ में ना आए, हाँ बिल्कुल हमारे सीआईडी वाले भैया की तरह, बिल्कुल जो समझ में ना आए उसे हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब वो एलिमेंट्स जो बार 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 बदलते चले जाएंगे, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, उसको कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड कॉम्प्लेक्सिटी से मिलते जुलते दो पॉइंट्स और हैं। वो क्या है? सबसे पहला डायनामिक। अगेन डायनामिक का मतलब क्या? समथिंग विच इज नॉट स्टैटिक, ये कीवर्ड है, रादर इज कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी पता है क्या, थोड़े दिन पहले हम लोग को कुछ भी कंटेंट लिखना होता था तो हम गूगल में सर्च करते थे, खुद से डेवलप करते थे, इंग्लिश टीचर से पूछते थे। आज की डेट में हम सिर्फ चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, जेमिनी से पूछ रहे हैं, परप्लेक्सिटी से पूछ रहे हैं। तो हमने एआई टूल्स यूज करना शुरू कर दिया। तो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, यहां पर फोटो देख के समझ में आ जाएगा कि आज की डेट में क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नए जमाने में चीजें बदल रही हैं। अगला अनसर्टेनिटी, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। आज जो चल रहा है कल वो चलेगा कि नहीं चलेगा पता ही नहीं। जैसे नोकिया मोबाइल कभी चलता था, आज नोकिया मोबाइल कहीं दुनिया में है ही नहीं। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कितनी तेजी से चेंज होगी ये किसी को नहीं पता। इसलिए हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा अनसर्टेन होता है। ये एग्जाम्पल तुम्हें जो फोटोज के रूप में मिल रही है ना, ये हमेशा याद रहेंगी। तब आप समझ पाओगे ये पॉइंट कैसे। बिकॉज पहले रटना इंपॉर्टेंट होता था कॉमर्स के अंदर, अभी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा समझ जाओगे उतनी जल्दी, उतने अच्छी तरीके से केस स्टडी में ये चीजों को उतार पाओगे। अगली पॉइंट क्या है? रिलेटिविटी। अब हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड किसी एक कंट्री में हो और वही सेम प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरी कंट्री में नहीं हो। जैसे कि साड़ी, साड़ी इंडियन लेडीज पहनती बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन साड़ी की डिमांड लेट्स से यूएसए में नहीं होगी, यूके में नहीं होगी, जापान में नहीं होगी। तो इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है? एक जगह एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है, वही सेम प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरी कंट्री में नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे मैंने यहां लिखा है एग्जांपल ऑफ साड़ी, आप फोटो देख के भी समझ सकते हैं। अगला क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों ही फॉलो होते। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों को मिलाकर बनाया गया है। समझ में आ रहा है? चलने बड़े अगले पॉइंट पर आ जाएं। ऑलराइट बेटा, अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को बोला जाता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। जैसे पॉलिटिकली लीगल पर, लीगल टेक्निकल पर, ये सब आपस में डिपेंडेंट रहेंगे। कॉम्पिटिटर सप्लायर्स पर, सप्लायर्स पर लेट्स से योर कस्टमर्स। तो आपस में बहुत सारे एलिमेंट्स इंटर रिलेटेड रहते हैं, इंटर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए इसको म्यूचुअल डिपेंडेंस कहा जाता है। डाइवर्सिटी, मल्टीफेसेटेड एंड डाइवर्स इन नेचर। बहुत तरह के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे जिनका मल्टीपल बैकग्राउंड्स हो सकते हैं।
ठीक है ना, इसीलिए इसको डाइवर्स इन नेचर कहा जाएगा। चले बेटा आगे बात करते हैं, विच इज लास्ट, नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल का मतलब है क्या, मुझको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं विच लाई आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी, अभी आज की डेट में मान लो तुम टोबैको बना रहे हो, तुम बढ़िया बढ़िया टोबैको बना रहे हो, जुबा केसरी कर रहे हो सबका, लेकिन गवर्नमेंट ने कल लॉ निकाल दिया कि आज से भारत में रात में 8 बजे के बाद टोबैको बिकना बंद हो जाएगी। लो भाई, तो आ गया मजा। मतलब इट वॉज नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर, इट वॉज नॉट इन कंट्रोल, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। चलो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों यूजफुल है, क्या फायदा होता है। क्रेजी है, यहां से क्रेजी क्रेजी आपको, क्रेजी क्रेजी बोल के लगा समय रहना आ गया, नहीं भाई, क्रेजी तरीके से यहां से केस स्टडी मिलेगी। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग पहले इंपॉर्टेंस की। पहला इंपॉर्टेंस है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहीं ना कहीं बड़ा फायदेमंद होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं मारुति का। मारुति क्या 1990s की बात है, 1980s और मिड 80s की बात है कि भारत में ना कोई भी हैचबैक सेगमेंट, जो छोटी वाली कार होती, बनाते नहीं थे। उस समय आती थी प्राइम, फियाट आती थी, पद्मिनी आती थी, एम्बेसडर आती थी, सब बल्कि बल्कि गाड़ी आती थी, कार्स आती थी, बहुत महंगी होती थी। अब मिडिल क्लास बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस गैप को देखा मारुति ने, और मारुति ने लॉन्च कर दी मारुति 800। तब जाकर मिडिल क्लास का सपना पूरा हुआ कार लेने का, कि 4 पहिया गाड़ी होगी, बढ़िया घूमा जाएगा। तो मारुति सॉ दैट गैप, और उसी चीज का फायदा मारुति को मिला, और आज मारुति भारत के अंदर लीडिंग कार सेलर और मैन्युफैक्चरर है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बात तुम्हें समझ में आ गई। अर्ली वार्निंग सिग्नल, इसका एग्जांपल मैं बहुत बढ़िया बताता हूं। अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या है? अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पहले से बता देगा कि आपके बिजनेस में समस्या आने वाली है। जैसे कोडैक कंपनी थी, याद करो कोडैक, अगर तुम लोग को पता नहीं होगा, तुम्हारी जनरेशन में तुमने पता नहीं इस्तेमाल किया भी है कि नहीं। कोडैक कैमरास बनाते थे, कैमरा में रील पड़ती थी, रील वॉश होने के लिए आती थी, तब फोटोज आती थी। लेकिन उसी समय कैनन ने धीरे धीरे डिजिटल कैमरास लाना शुरू कर दिया। तो डिजिटल कैमरा में क्या था, फोटो खींचो, मस्त कंप्यूटर में डाल दो, धुलाने वाने का झंझट ही नहीं, रील का पैसा बच जाएगा। तो धीरे धीरे ये बात कोडैक को समझ में आने लगी, लेकिन कोडैक अडेप्ट नहीं कर पाया और मार्केट से ऑब्सोलीट हो गया। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या है? जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, जो बहुत कोविड से पहले या हल्का हल्का इंटरनेट रिवॉल्यूशन आना शुरू हो गया था 17, 18, 19 के अंदर, और बहुत सारे लोग इंटरनेट रिवॉल्यूशन को समझ नहीं पाए और वो अपनी टीचिंग को ऑनलाइन टीचिंग में नहीं लेकर आ पाए। फिर कोविड आया, लाना मजबूरी हो गई। तो धीरे धीरे आपको एनवायरनमेंट बता देगा कि अब जो पढ़ाई है वो आपको 4 दीवारी ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम के अंदर ही नहीं करनी, घर बैठ के भी पढ़ाई हो सकती है, सोशल मीडिया से भी पढ़ाई हो सकती है, और बच्चे कर रहे हैं, लाखों के लाखों बच्चे कर रहे हैं। अगली बात क्या है? कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस का मतलब क्या है? अगर तुम देखो कि जो शैम्पू की बड़ी बॉटल्स आती हैं, डव का अगर शैम्पू लेकर आओ, बड़ा महंगा मिलता है क्योंकि उसमें 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क है। अरे तफरी कर रहा हूं, एक बड़ा शैम्पू की बोतल लो 500-600 रुपए का होता है। अब लेकिन छोटा आदमी, गरीब आदमी, वो भी शैम्पू से नहाना चाहता है, लेकिन उसके पास 500-600 रुपए नहीं है मालिक, वो क्या करे? तो कंपनी ने गैप देखा, कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम ये शैम्पू के सैशेस लॉन्च कर दे 1-1, 2-2 रुपए में। तो वो जो गरीब आदमी जो बोतल नहीं खरीद सकता है, वो क्या करेगा? शैम्पू के सैशे। मैं बचपन में शैम्पू के सैशे से ही नहाता था, क्लिनिक प्लस। तुम लोग क्या मैं ऐसा होता है? तुम लोग तो अमीर हो गए होगे, तुम्हारे तो बॉटल आती होगी, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है क्या जो चुप चुप के मार्केट से सैशे लेकर आता है, मस्त नहाता है सुबह खोल के, मुंह से खोल के? बताना मुझे, ठीक है। तो कंपनी ने क्या देखा? कंपनी ने कस्टमर फोकस समझा कि एक गैप है, कोई और फिल नहीं कर रहा है। क्लिनिक प्लस वाज अ कंपनी हु लॉन्च्ड सैशेस ऑफ देयर शैम्पूज। आगे बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, आईटीसी एंटरिंग इनटू ट्रैवल एंड टूरिज्म। आईटीसी जो कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सिगरेट्स की, ठीक है ना, टोबैको की। अब वो देख रही है कि टोबैको के ऊपर सरकार कभी भी बैन लगा सकता है। उसने धीरे 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 आईटीसी को डेवलप किया एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना, शैम्पूस, सोप्स, इन सब में। और उससे बड़ा बिजनेस उन्होंने डेवलप किया ट्रैवल एंड टूरिज्म में। आज इंडिया के अंदर सबसे बड़े होटल्स आईटीसी के ही हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते देखते अपनी चीजों को बदलना। बिकॉज समाज बदल रहा है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, आपका बिजनेस भी
बदलना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी, कोपिंग विद चेंज, क्विक डिसीजन मेकिंग। मतलब जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे ही खुद को चेंज कर लेना। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, बजाज का पहले चेतक आता था, उसके ऊपर गाना भी निकला, यार तेरा चेतक पे चले तुझे चस्का रेड फरारी का। वही वाली बात है। पहले बजाज का चेतक स्कूटर आता था, मेरे पापा लोगों के पास हुआ करता था। चेतक की क्या कल्ट फैन फॉलोइंग थी कि चेतक आज बुक करो 10 साल 15 साल बाद डिलीवरी होती थी। इतना ज्यादा बजाज का चेतक स्कूटर बिकता था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में टीवीएस की एंट्री होती है और टीवीएस ने बनाना शुरू कर दिया 4 स्ट्रोक बाइक्स। अब बजाज बना रहा है चेतक, मार्केट में आ गई है बाइक्स, तो अब क्या करा जाए? चेतक ने या बजाज कंपनी ने बड़े लेवल पर रिट्रेंचमेंट किया और धीरे धीरे खुद को 4 स्ट्रोक इंजन बजाज कावासाकी के साथ टाई अप किया, बहुत सारी कंपनी के साथ टाई अप किया और खुद की उन्होंने बाइक निकाली। और बाइक थी पल्सर। और भाई पहले कैलिबर थी, उसके बाद पल्सर आई और पल्सर ने जिंदगी बदल दी। राहुल बजाज जी का ये बेहतरीन सा डिसीजन मेकिंग थी जो उन्होंने ये बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक के अंदर मैं आज उनका एग्जांपल ले रहा हूं। अगर ये रील कटी तो राहुल बजाज सर को जरूर भेजनी चाहिए। ठीक है ना? कोपिंग विद चेंज का मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि जैसा जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिसीजंस लो और खुद को बदलो। अगला क्या है? पब्लिक इमेज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की डेट में। अगर आपकी पब्लिक इमेज अच्छी है, आपकी गुडविल अच्छी है, तो आपके लिए पूरा रास्ता, जैसे टाटास की गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर कि टाटा कभी किसी को चीट नहीं करेगा, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, हॉस्पिटल्स खुलवा रहे, कॉलेजेस खुलवा रहे, पूरी सारी चीजें भारत के देश के लिए वो समर्पित करते चले आ रहे हैं। तो उनकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है। तो इसीलिए सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अगर एनवायरनमेंट होगा तो इसका मतलब है भाई साहब पब्लिक इमेज अच्छी होने वाली है। अगला क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको रोज बिजनेस एनवायरनमेंट से सीखते चलना है। बिजनेस एनवायरनमेंट से सीखते चलने का मतलब क्या है? मान लेते हैं पहले कंप्यूटर सिस्टम्स थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो आपको एआई से भागना नहीं है, एआई से सीखना है। जैसे पहले हम डाउट इंजन जो अपना था, डाउट पोर्टल में फोन पर या व्हाट्सएप पे बताता था, अब हम लोगों ने ऑब्सेशन जीपीटी लॉन्च कर दिया भाई, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम आए और ऑब्सेशन जीपीटी से पूछा जा सके। उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं मैं। चले खैर आगे बढ़े। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कॉमर्स, क्योंकि मैं खुद एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग हूं, तो कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें वो वाला एक्सपीरियंस क्लास 12th के अंदर ही दे दिया जाए कि जितना केस स्टडी, जितनी बातें, जितना एग्जाम्पल्स मैं दे सकूं आपको हर एक चैप्टर में, वो देने की कोशिश करूंगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। आओ देखते हैं। दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच एक्साइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ वर्किंग ऑफ बिजनेस। वो सारे फैक्टर्स जिनका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उनको माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। जिनका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट होता है उसको माइक्रो एनवायरनमेंट कहा जाएगा। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर भी दो फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स विच लाई आउटसाइड द बिजनेस फर्म। एक एक करके सारी चीजें पढ़े जाएं। पहले पढ़ते हैं इंटरनल फैक्टर्स के अंदर, और इंटरनल फैक्टर्स किस तरह से गवर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, आओ समझते हैं। पहला क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर। मतलब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड कैसा है, टॉप मैनेजमेंट और फाउंडर का एटीट्यूड कैसा है। मैंने एक पिक्चर डाली है, यहां पर जो ये फाउंडर है या जो मैनेजर है वो काफी टीम ओरिएंटेड लग रहा है, टीम लीडर लग रहा है, ठीक है ना, काफी ज्यादा लेट्स से मैं बोल सकता हूं फ्रैंक है, ऐसे तो नहीं बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं। तो आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो समझना पड़ेगा और उसी तरीके से लोग आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिएक्ट करने वाले, ठीक है ना। अगली बात क्या है? आपके संस्था का मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी बिजनेस की फिलॉसफी क्या है, पर्पस क्या है कंपनी का, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आने वाले हैं, ठीक है ना। अगले जैसे कि मान लो किसी की फिलॉसफी हो सकती है कि मैं इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा, जैसे मैंने सोच रखा है मैं इंडिया का बेस्ट कॉमर्स कंटेंट क्रिएट करूंगा, ये मेरी फिलॉसफी है। मैंने बोला मेरी कंपनी का पर्पस ये है कि अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स ली है तो कॉमर्स एजुकेशन में उसको बेस्ट सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड किया जा सके विद अफोर्डेबल प्राइसेस, नॉट वेरी चीप बट विद अफोर्डेबल प्राइसेस, तो मेरा वो पर्पस है कंपनी का। मेरी प्रायोरिटीज स्टूडेंट्स हैं, मेरी स्ट्रैटेजी कंटेंट है।
तो ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं और इस चीज का इंपैक्ट बच्चों को मिलता भी है। आगे बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उनके अंदर प्रोफेशनलाइजेशन कितना है, कितना ज्यादा प्रोफेशनल बिहेवियर है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, उसके बाद मैनेजर्स, उसके बाद फोरमेन्स, जो जो है आपका स्ट्रक्चर क्या है, ये आएगा टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर। अगला पावर स्ट्रक्चर क्या है। पावर स्ट्रक्चर का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव के बीच में, मतलब डायरेक्टर और सीईओ के बीच में कैसे संबंध। अगर बहुत बढ़िया संबंध है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। आपस में कंपटीशन लगा है, हसल टसल चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्टेड रहेगा। अगला एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तो कंपनी कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि भाई कंपनी के लिए हमेशा खड़े हैं, आपके शेयर्स में बहुत ज्यादा सेल्स नहीं हो रही है, लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना, कितना अपील रखती हैं। तो शेयर होल्डर्स का भी इंपैक्ट सीधा सीधा कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा देखा जाता है। आगे बात करते हैं कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। अगर किसी भी कंपनी की तगड़ी इमेज है, किसी भी कंपनी की ना बेहतरीन बेहतरीन पब्लिक इमेज है, बेहतरीन गुडविल है, तो उसको बड़े सारे फायदे होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कौन से फायदे, आओ जरा बताते हैं। बेटर ब्रांड इमेज लीड्स टू इजी फाइनेंस। लोन आसानी से मिल जाएगा कंपनी को, नया लोन इजीली मिल जाएगा, फ्यूचर में एक्सपेंशन कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। फॉर्मिंग अलायंस मतलब पार्टनरशिप इजीली कर सकती है, दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर सकती है इजीली। अगला क्या है, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, जैसे टाटा ने जूडियो लॉन्च किया, टाटा ने वेस्टसाइड लॉन्च किया, टाटा ने ऑरेलिया लॉन्च किया, बहुत सारे ब्रांड लॉन्च करने में आसानी होती है, बिकॉज पेरेंट कंपनी की एकदम बिंदास पब्लिक इमेज होती है। खड़े आगे बढ़े। अब आते हैं ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस के ऊपर। जो आपने लोग काम पे रखे हुए हैं, उनकी कॉम्पिटेंस कैसी है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, कितने केपेबल हैं, वो मोरल में कैसे हैं, चीटर्स तो नहीं है, और मोटिवेटेड है कि नहीं है, एकदम डम तो नहीं है, बैठे हैं काम क्यों करना है। अगर आपके पास कॉम्पिटेंट, हाई इन मोरल, हाई मोटिवेटेड इंसान होगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन तरीके से चलना होगा। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ फर्म। सब बच्चों को समझ में आ रही है। नोट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे, जाकर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड जरूर कर लेना। दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई कैन गिव यू बेटा। आगे बात करते हैं कस्टमर्स। अब हम शुरू करने आ रहे हैं, वैसे इंटरनल फैक्टर्स बता दिया, अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर होते हैं, लेकिन बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट है इनका यार। ये बिजनेस के बाहर तो है, लेकिन इसका इंपैक्ट सीधा सीधा बिजनेस के ऊपर देखा जाता है, तभी इसको हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखो, अब क्या है कि पहले के जमाने में इंसान ना घर के बाजू वाले अंकल से, राशन की दुकान से सामान खरीद लेता था, लेकिन उसके बाद कल्चर आ गया कि नहीं, हम तो शॉपिंग करने जाएंगे, बिग बाजार ये कल्चर लेकर आ गया, डी मार्ट ये कल्चर लेकर आ गया कि हम शॉपिंग करने जाएंगे, और इस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं आज की डेट में मेजॉरिटी, या तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल आ गया वो। तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, अ कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड एंड मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कस्टमर्स। कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर की क्या क्या जरूरतें हैं, इसको अगर हम समझ लेंगे और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कंपनी हमेशा सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे हम लखनऊ में हैं, यहाँ पर लुलु हाइपर मार्केट होती है, हाइपर मार्केट में इतना सारा सामान इस रेट पे मिल रहा होता है कि इंसान पागल हो जाता है भाई साहब। ठीक है ना, देखो यहाँ पर सब्जियों की अलग मार्केट है, स्नैक्स की, मसाला की अलग मार्केट है, तो इतनी वैरायटी है, लोग जाकर फालतू भी सामान खरीद लेते हैं, इसीलिए ये ब्रांड सक्सेसफुल हो रहे हैं आज की डेट में। आगे क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या है। अभी कॉम्पिटिटर्स भी दो तरह के होते हैं भाई, कॉम्पिटिटर्स भी दो तरह के। एक तो होता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, जैसे मैं सोनी का टीवी बेचता हूं, तुम एलजी का टीवी बेचते हो, सोनी और एलजी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गए। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। आज की डेट में कोई मूवी रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि सब आईपीएल में बिजी है मालिक, क्योंकि मूवी रिलीज भी हो गई तो आईपीएल शाम को 7 बजे आता है, कोई पीवीआर जाएगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर क्या हो रहा है। तो ये क्या हो गए, मूवी और आईपीएल इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गए, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क और पीवीआर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गए, लेकिन सोनी और एलजी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगले पॉइंट पर आते हैं मेरी जान, अगला है सप्लायर। सप्लायर कौन होता है, पहले तो ये समझो। सप्लायर वो है जो किसी मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अगर तुम्हारी कंपनी का सिर्फ एक ही सप्लायर है
और अगर उसने माल सप्लाई करना बंद कर दिया तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक कंपनी को मल्टीपल सप्लायर्स रखने चाहिए, ताकि अगर एक सप्लायर ने आनाकानी की, दूसरे सप्लायर से माल उठाओ और काम बनाते चलो। तो अ फर्म शुड हैव मल्टीपल सप्लायर्स। समझ में आ रही है बच्चे पार्टी? आगे बात करते हैं मार्केटिंग इंटरमीडियरीज या मिडिलमैन। अब यार मिडिलमैन बड़े जरूरी होते हैं। मिडिलमैन का मतलब क्या है? होलसेलर्स, रिटेलर्स। अब ये क्या करते हैं? ये आपके माल को मार्केट में बेचने में हेल्प करते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स और कंपनी एंड कस्टमर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर्स होना चाहिए। इसको सही कर लो, एंड इट्स कस्टमर्स। भैया कंपनी को माल बेचना है और माल बेचेंगे किसको? कस्टमर्स को। लेकिन कस्टमर्स को बेचने के लिए उसके बीच में मीडियरीज लगते हैं, मिडिलमैन लगते हैं, जिसको हम लोग होलसेलर, जिसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं। ठीक है ना? आगे बात करें, अगेन ये एक्सटर्नल होते हैं लेकिन इनका सीधा सीधा इंपैक्ट होता है। आगे बात करते हैं फाइनेंस। पैसा कहां से आएगा? या तो पैसा शेयर्स के थ्रू आएगा, शेयर होल्डर्स के थ्रू, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, या डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू, या बैंक के थ्रू। अगर एक ने भी पैसा देने से मना कर दिया, आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आ जाएगा। ये मैं ऐसे से क्यों पढ़, मैं ध्रुव राठी हो गया हूं क्या? अरे नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। पब्लिक। पब्लिक के अंदर क्या है? पब्लिक के अंदर आती है मीडिया, इन्वायरमेंटलिस्ट, एनजीओज, लोकल कम्युनिटी। और इनका भी इंपैक्ट दोनों तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। थोड़े साल पहले मैगी के अंदर वो पता नहीं ग्रेफाइड लेड या कुछ निकल गया था यहीं बाराबंकी के आसपास, लखनऊ के आसपास, जिसकी वजह से मैगी को पूरे देश से विड्रॉ करना पड़ा। लेड निकला था शायद, पता नहीं कुछ ऐसे ही, विच वॉज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये कैसे बचा? एक इन्वायरमेंटलिस्ट ने मैगी का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में चेक करा लिया और मैगी की वाट लगा दी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुम्हें? कैसे पब्लिक इंपैक्ट करती है ऑन द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। चले भाई, अब आते हैं बाबूजी मैक्रो एनवायरनमेंट की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। अब ये मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट का इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट नहीं होता है। इसका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर हमेशा इनडायरेक्ट होता है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? अ कंपनी डज नॉट डायरेक्टली और रेगुलरली इंटरैक्ट विद मैक्रो एनवायरनमेंट। इसका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट होता है। आओ जरा देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट क्या क्या है। अब ध्यान देना बेटा, ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हो, इसके ऊपर केस स्टडी इस साल भी बोर्ड में आई है और आजीवन बोर्ड्स में इसके ऊपर केस स्टडी मिलेगी ही मिलेगी। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं और आइए देखते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। कंप्यूटर था, एआई आ गया, आगे चल के मशीनरी में कोई सिस्टम था वो एडवांस हो गया। पहले ट्रेडिशनल जनरेटर आते थे, आज के डेट में साइलेंट जनरेटर आने लगे। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी और उसका इंपैक्ट बिजनेस पर कैसा होता है, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। इट रेफर्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। इट रेफर्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना डेवलप कर रहा है उसको बारे में बताते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन अमंग पीपल, फैसिलिटीज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D इज रिसर्च ऑन डेवलपमेंट। किसी भी देश का जो टेक्नोलॉजी है वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? किस देश की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी? जहां पर लोगों के बीच में स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन हो, लोग इनोवेशन करना चाहते हो, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी हो उस पर्टिकुलर देश के अंदर, तब ना उस कंट्री का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। इसका इंपैक्ट देते हैं। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑल्सो इंप्रूव्स। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चा पार्टी? समझ में आया आपको टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? आगे बढ़ते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक का मतलब पैसे से रिलेटेड चीजें होंगी। आओ जरा देखो,
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं, कि किस तरह से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, कैसे कैसे रिसोर्सेज लग रहे हैं और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। अब इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? क्या प्राइवेट सेक्टर प्रॉपर्टी ओन कर सकता है? क्या लोग चीजें खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं? ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम चाहे जहां प्रॉपर्टी खरीद ले, हम जिसके वहां चाहे काम कर लें, ये सारी बातें हो सकती हैं। फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या डिमांड एंड सप्लाई मार्केट को गवर्न करती है? ठीक है ना। अगला, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसका रोल क्या है देश को चलाने के लिए? तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आएंगी। तो तुमसे कई बार इकोनॉमिक सिस्टम के कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं, तुमको मैंने सीधा लिख कर दे दिए हैं, ये आप डाउनलोड जरूर कर लेना। अगला, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी, मतलब देश के अंदर कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, जो लेबर हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ा लिखा काम कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, अनस्किल्ड लेबर्स हैं, कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट, देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कौन कौन सा सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? अगला, इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस के बीच में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? सब बराबर बराबर का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं या इनके बीच में डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन चल रही है? इसे किसके अंदर बोलेंगे? स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी। अगला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, देश के अंदर जो शेयर मार्केट है वो कैसी डेवलप हो रही है? आगे की बात है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, सरकार की पॉलिसी कैसी है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल के लिए FRBM एक्ट आया था, एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, और MRTP एक्ट आया था, मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो मतलब सरकार इंडस्ट्री के लिए कैसे लॉज बना रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज में RBI कैसे कैसे पॉलिसी बना रही है, फिजिकल पॉलिसीज के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या चीजें डिसाइड करी है। हालांकि इस इकोनॉमिक पॉलिसीज के बहुत डिटेल में यहां नहीं जाएंगे, ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, वहां पर आपको मैक्रो में पढ़ाया जाएगा। एंड देन मार्केट कंडीशंस कैसी है, कि बूम है, प्रॉस्पेरिटी है, रिसेशन है, क्या चल रहा है, उसके ऊपर भी पूरा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंडेंट रहेगा। बहुत टेक्निकल चीज है, इसको आपको बहुत दिल लगाकर पढ़ना पड़ेगा बेटा जी, मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी असर बिजनेस के ऊपर होता है मेरे भाई। अब देखो, इजराइल में और ईरान में वॉर चल रही है, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ही तो हिस्सा है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की ट्रेड पर इंपैक्ट आ रहा है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस कंसर्निंग मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन बिजनेस। It consists of forces concerning with management of public affairs and their impact on business। मतलब सरकार के जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं वो डिसाइड करने के लिए और उसका इंपैक्ट बिजनेस पे कैसे कैसे होने वाला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही सब बच्चों को? आगे बात करते हैं। अब पब्लिक जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, उसके कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स दे रखे हैं। अगली बात क्या, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कितने दिनों में इलेक्शंस होते हैं, सेंटर के इलेक्शंस अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे ताल्लुकात है, कैसे रिलेशंस हैं। ठीक है, फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज कैसी हैं, अच्छी पॉलिसी है कि वीकर पॉलिसी है। अगली बात क्या, रिलेशन ऑफ कंट्री विद अदर कंट्री, आपका रिलेशन आपकी नेबरिंग कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा है। अगर अच्छा आपका रिलेशन तो काफी बढ़िया बिजनेस चलेगा, अच्छा नहीं है तो बिजनेस इंपैक्टेड रहेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा है, मतलब पार्टी सिस्टम चलता है, इलेक्शंस होते हैं, या फंडिंग कहां से आती है। मतलब हर एक चीज विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, वो सब कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। उसके कंपोनेंट्स मैंने आपको यहां पर लिखकर दिखा दिया है। अब बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चा पार्टी, आओ समझो। सोशल एनवायरनमेंट में पहली चीज जो मैं पढ़नी है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि भाई भारत बड़ा देश है यार, इस बड़े देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, किस एज के कितने लोग रह रहे, एज कॉम्पोजिशन कैसा है, कितना मेल फीमेल रेशियो, कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना लिटरेसी रेट है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है कौन कम पढ़ा लिखा है। ठीक है ना। सिमिलरली सोशल एटीट्यूड कैसा है, कस्टम सिस्टम क्या है, बिलीव्स कैसे हैं, ट्रेडिशंस कैसे हैं, रिचुअल्स कैसे हैं, इसके बेसिस पर भी तो बिजनेस इंपैक्टेड होता है। अगर मान लो
कोई एक टेंपल की जगह है, वहां पर नॉनवेज की शॉप खोलना चाहोगे तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी यार। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज सोसाइटी आपको चलाने नहीं देगी। सिमिलरली फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, आप न्यूक्लियर फैमिली से आते हो कि आप ज्वाइंट फैमिली से आते हो, वो वैल्यू सिस्टम भी आपके बिजनेस को इंपैक्ट करती है। एजुकेशन लेवल, सोशल कंसर्न्स, मतलब आप पोल्यूशन को कैसे देखते हैं, करप्शन आपको कितना इंपैक्ट करता है, ये सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। बात समझ में आ रही है? और सोशल एनवायरनमेंट का असर इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस के ऊपर जरूर पड़ता है, इसीलिए इसको मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा रखा गया है। फिर अगला है हमारा लीगल एनवायरनमेंट, विच इज द लास्ट मैक्रो एनवायरनमेंट का कंपोनेंट। लीगल एनवायरनमेंट समथिंग विच डील्स विद लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंट्री। ऐसी पर्टिकुलर चीज जो लॉज से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो लीगैलिटी से रिलेटेड है, कोर्ट से रिलेटेड है, उसके भी इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर देखने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा कोई भी बिजनेस कर रहे हो जो अनलॉफुल है या आपको कोर्ट परमिट नहीं करता, उस कंट्री का लॉ परमिट नहीं करता है, तो उसके लिए भी के ऊपर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि क्या राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंड अडेप्टेबिलिटीज ऑफ लॉस क्या है, देश में जुडिशियल सिस्टम कैसा है, बिजनेस के लिए लॉस क्या है, इनका भी इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर देखा जाता है। आप काम कर रहे हो, टैक्स नहीं भर रहे हो, लीगल सिस्टम के अंदर आ जाओगे, ठीक है ना। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, कंप्लाइंसेस पूरे नहीं कर रहे हो, कुछ अनलॉफुल कर रहे हो, आप लीगल एनवायरनमेंट के अंदर बुक कर दिए जाओगे, मतलब उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर लगातार देखा जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ मेरी जान, जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। आज मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मारुति कंपनी का, चलो हम लोग ना SWOT एनालिसिस करते हैं, तो मारुति का स्ट्रेंथ क्या है? आप बताओ, मारुति एज अ कार क्या है? मारुति कार इकोनॉमिकल है? कोई भी 2-3 पॉइंट बताओ। मारुति कार इकोनॉमिकल के साथ साथ एफिशिएंट है, ठीक है ना, बहुत अच्छा फ्यूल कैपेसिटी है, रिलायबल है ना, अब आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी है, आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत अच्छी है मारुति की, तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। अब मारुति की वीकनेस क्या है? बिल्ड क्वालिटी वीकनेस है। लोगों को मारुति की गाड़ी क्वालिटी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं लगती है। और क्या वीकनेस है मारुति कार की? लेट्स से आप क्या बोल सकते हो, मारुति कार के साथ वीकनेस क्या है? बिल्ड क्वालिटी अगर छोड़ दें, लेट्स से फीचर्स कम हैं थोड़े बहुत, फीचर्स उनके वीकनेस है, अच्छे फीचर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी? मारुति के लिए एक नए सेगमेंट में एंटर करना, ईवी सेगमेंट इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? मारुति के लिए लेट्स से और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? अब एसयूवीज मारुति नहीं बनाती है, तो एसयूवी सेगमेंट में एंटर करना इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इनके लिए थ्रेट क्या है? इनके कॉम्पिटिटर्स, टाटा इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, महिंद्रा इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। बात समझ में आ रही है आपको? और टोयोटा इनके लिए अच्छा खासा थ्रेट है। तो तुमको समझ में आया हमने किया क्या? हमने किसी भी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस किया। स्वॉट एनालिसिस का मतलब उनकी स्ट्रेंथ बताओ, उनकी वीकनेस बताओ, उनकी अपॉर्चुनिटी बताओ और उनका थ्रेट बताओ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है बच्चा पाड़ी? अब हम इस साल जो लास्ट ईयर टॉपिक हमारा ऐड हुआ है उसके ऊपर आते हैं, एंड देन दिस चैप्टर विल बी डन। अब ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक नया टॉपिक ऐड हुआ, ये होता क्या है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग हम बोलते हैं कि इस चीज को आओ समझते हैं। इट इज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, पहला कीवर्ड, monitoring an organization's internal and external environment to identify potential opportunities and threats, enabling informed decision making and strategic planning। मतलब पूरी तरीके से बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करना, वो कहां कहां पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, कहां कहां पर उनके लिए थ्रेट है, उसके बारे में पता लगाना और उनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को बनाना एनवायरमेंटल स्कैनिंग है। और एनवायरमेंटल स्कैनिंग का ही एक टूल स्वॉट एनालिसिस होता है। टेक्निक्स क्या क्या है? स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस जो भी हम लोगों ने पढ़ा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल भी, पेस्टल एनालिसिस भी होता है। तो यहां तक बात समझ में आई, दिस इज डन। अब बेटा जी एक केस स्टडी आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए अभी के अभी, एंड लेट्स सी क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलो भाई चलो, आओ जरा पढ़ते हैं और इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड इम्तिहान में पूछा जाएगा। क्या लिखा है? महिंद्रा एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of harmful and chemical fertilizers free vegetables. Okay,
मतलब बिना केमिकल वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हुए वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करें, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं. दे कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर सच वेजिटेबल्स. दे फाउंड आउट दैट मोस्ट कंज्यूमर्स वर कंसर्न्ड अबाउट हार्मफुल केमिकल्स being used in growing the vegetables. They found that 90% of the household were searching for its alternatives. The company contacted a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in new technology, to grow chemical free vegetables according to new tech innovative methods. The experts also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant lasting harvest. अब पूछा गया आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू डायमेंशंस. कौन से डायमेंशंस है? पहला तो टेक्नोलॉजिकल, तुमको यहां पर दिख ही गया कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट लग रहा है. और क्या है? दूसरा क्या है भाई? ओ ओ ओ ओ दूसरा एनवायरमेंट क्या हो सकता है? सोचो भैया, मैं भी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं. कंज्यूमर्स आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस एंड प्रेफर केमिकल. मतलब प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है, तो इसको हम सोशल एनवायरनमेंट भी तो बोल सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फिर इसी को आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा कि सोशल क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है. तो कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको वर्कशीट चाहिए जिसके अंदर खूब सारी केस स्टडीज हो, तो मैं जरूर से वो अपलोड कर दूंगा. तो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर. स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस करना है, ये ऐप डाउनलोड करो और यहां पर क्लिक करना, आपको ये फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा. फाइ दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर. कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, हमारी टीम से संपर्क करें. कॉल ऑन 8112601234. एंड इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं स्पार्टन्स और फतेह के कोर्स के अंदर. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ.